प्यारे बच्चे, आज जीव विज्ञान में जैव विकास सिद्धांत के बारे में आपको बता रहे हैं। जैव विकास के प्रमाण तो जाने गए हैं। जब जीव पृथ्वी पर अपने भौगोलिक वितरण के अनुसार जहाँ जहाँ फैल गए, वहाँ के रंग रूप, वेशभूषा अर्थात वातावरण के अनुरूप अनुकूलित हो गए और विकसित हो गए, तो इस पे अनेकों वैज्ञानिकों ने अपना अपना विचार प्रस्तुत करने लगे, जिसमें 3 वैज्ञानिक जो जैव विकास सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण रहे, लेमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद। अब इसमें हम बाद शब्द जोड़ दें। बाद क्या है? लेमार्क ने सर्वप्रथम जैव विकास पर जो तर्क संगत अपना सिद्धांत के बारे में विचार करता और लिखे, तो वह 10 साल के लगभग समय लगा। वह समय को हम बात करते हैं, उसमें दूसरा कोई नहीं इस पर अध्ययन कर रहे थे। इस समय को हम लेमार्क बात करते हैं। अब एक एक करके इनके सिद्धांतों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो है लेमार्क बाद, इंग्लिश में लेमार्किज्म ऐसे। लेमार्क के बारे में पहले जाए। फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक, इन्होंने सर्वप्रथम तर्क संगत जैव विकास पर अपना सिद्धांत 1809 में फिलासफिक जूलॉजी, इनका किताब का नाम है फिलासफिक जूलॉजी में प्रकाशित की। इनका सिद्धांत उपार्जित लक्षणों की वंशावृद्धि है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इसको याद कर लीजिएगा। उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो लेमार्क ने प्रतिपादित। जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने अपने उपार्जित लक्षणों की वंशागत को प्रमाणित करने के लिए 4 बिंदुओं को उन्होंने प्रस्तुत किया। पहला उनका बिंदु था, प्रत्येक जीवधारी के प्रत्येक अंग बड़े होने की इस क्षमता रखता है, बड़े होने में प्रवृत्ति रखता है। अर्थात जीवधारियों के अंगों में बड़े होने की प्रवृत्ति, जीवों के अंगों में बड़े होने की प्रवृत्ति, पहला उनका बिंदु था। दूसरा क्या था? वातावरण का सीधा प्रभाव। वातावरण का सीधा प्रभाव। तीसरा क्या था उनका? अंगों के अधिक या कम उपयोग का प्रभाव। अंगों के अधिक तथा कम होने के प्रभाव। और चौथा क्या था? उपार्जित लक्षणों की वंशागत। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये इनकी 4 विधि है। लेमार्क ने बताया कि प्रत्येक जंतु में, प्रत्येक जीव में उनके अंग जो होती है उनमें
वृद्धि करने की, आगे बढ़ने की में जो है पर्याप्त जो है उनमें प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है। दूसरा वातावरण प्रभाव, लेमार्क के अनुसार वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है जंतुओं पर। उन्होंने उदाहरण भी दिए थे कि गर्म प्रदेश में रहने वाले चूहे और ठंडे प्रदेश में रहने वाले चूहे के दोनों की शारीरिक आकार में कुछ परिवर्तन होता है, कुछ परिवर्तन देखा गया है। ये जो है वातावरण का प्रभाव उन्होंने बताया, क्योंकि रंग रूप आकृति भेद जो होता है उनके वातावरण के अनुसार वह अनुकूलित हो जाता है। तीसरा इनका अंगों का अधिक उपयोग तथा कम उपयोग का प्रभाव, ये अधिक जो है इनका महत्वपूर्ण रहा है ना। इस पर उन्होंने बहुत अधिक बल दिए थे। लेमार्क ने कहा कि जंतु जो अंग को जितना ही अधिक उपयोग करता है, जितना ही अपने कार्यों में उसका उपयोग करता है, वह अंग उतना ही अधिक विकसित होता है, उतना ही वह आगे बढ़ता है, वृद्धि करता है। और जो अंग जितना ही कम उपयोग में लाता है, कम उसका काम में लाता है, वो उतना ही कम विकसित होता है, धीरे धीरे अल्प विकसित हो जाता है। उदाहरण दिए थे कि हाथी अपने कर्णपलों को बार बार चलाता है, और जब चलाता है तो उनके कर्णपलों देखिए उपयोग में रहता है, बड़ा बड़ा रहता है। और मनुष्य अपने कर्णपलों के, बाएं कर्णपलों के कम उपयोग करते हैं, यानी कहाँ स्थिर रख लिया है, चलाता ही नहीं, तो आज अवशेष के रूप में पड़ा है। ऐसे उन्होंने उदाहरण भी दिए थे। उसके बाद से जीवों की चौथा है उपार्जित लक्षण की वंशागत में, जीवों के जीवन काल में जो भी शरीर में परिवर्तन होता है, चाहे वह उपरोक्त तीनों के अनुसार, तो वह उनके परिवर्तन को पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंशागत हो जाता है, उसी को उपार्जित लक्षण की वंशागत कहते हैं। इन्होंने जो है 4 बिंदु दिए। अब उन्होंने उदाहरण देकर एक ठोस प्रमाण दिए थे। क्या उदाहरण दिए थे? अफ्रीकी जिराफ, अफ्रीकी जिराफ, अफ्रीकी जिराफ को उन्होंने दिए थे। क्या दिए थे कि जो इस समय जिराफ का गर्दन ऊंचा है, लंबा है, अगले टांग लंबा है, जो विश्व के ऊंचे प्राणी के रूप में जाने जाते हैं, उनके पूर्वज का ऐसा गर्दन लंबा और टांगे लंबा नहीं हुआ करता था, क्योंकि जब पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाता था, अर्थात झाड़ियाँ छोटी थी, घास फूस छोटे थे, पेड़ पौधे छोटे थे, तो उनको भोजन को ग्रहण करने में कोई परेशानी नहीं होता था। और जब झाड़ियाँ बड़ी होती गई, जब जो है पेड़ पौधे नीचे होते गए, तो बार बार ये अपने भोजन के गर्दन को ऊपर उठाने लगे, अपने पैर को ऊपर उठाने लगे, और ये बार बार इस अंग को उपयोग करने लगे। तो धीरे धीरे ये गर्दन वृद्धि होता गया, उपार्जित लक्षणों के रूप में आ गया, और वह पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत हो गया, जिसके कारण आज यह क्रमशः जो बढ़कर सबसे ऊंचा प्राणी के रूप में हो गया। दूसरा उदाहरण उन्होंने क्या दिए थे? सर्प का। सांप आप देखे होंगे, सांपों को उन्होंने बताया जब सांप छोटे थे, उनके जो है इस समय सांप देखते लंबा होता है, रेंगते हुए दौड़ते हुए भागता है, लेकिन लेमार्क ने कहा कि ऐसा नहीं था। इनके पूर्वज छोटे थे और इनके शरीर में पैर था, और वो झाड़ियों में दौड़ने में बड़ी परेशानी उत्पन्न करता था। जब ये रेंगने लगा तब ये क्या हुआ, इनके पैर जो कठिनाई उत्पन्न करने लगा, दौड़ रेंगने में, बिलों में रहने में उनको परेशानी होने लगा, जिसके कारण उसको पैर का कोई उपयोग नहीं हुआ, और धीरे धीरे वो जो है अल्प विकसित होकर उनका पैर समाप्त हो गया, आज अवशेष के रूप में बचा।
इस तरह करके उन्होंने 2 उदाहरण दिए, अफ्रीकी जिराफ को और एक सांप को दिए थे। इसके बाद से लेमार्क के सिद्धांत जो उपार्जित लक्षणों की वंशागत है, उनके समर्थन में अनेकों वैज्ञानिक आए कि भाई इनका जैविक का सिद्धांत बहुत ठीक है, जिसका समर्थन हम लोग करते हैं। इसमें पहला वैज्ञानिक जो है सुमनर थे, सुमनर। इन्होंने जैव विकास सिद्धांत का पहला जो लेमार्क का सिद्धांत, इनको समर्थन किए। और दूसरा वैज्ञानिक थे मैकगूगर, ये भी जो है चूहे पर अपना प्रयोग किए थे। चूहे को एक रास्ते से जाने के लिए ट्रेनिंग दिए और जब 45 पीढ़ियों तक दिए, और कहें कि हर पीढ़ी में इनकी जो है ट्रेनिंग की देने की क्षमता कम होती चला जा रहा है। उसके बाद से फैबरो एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कुत्ते पर ट्रेनिंग, कहे कि कुत्ते को भोजन देने के लिए घंटी बजाकर जो ट्रेनिंग दिए थे, तो कहे कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता कम होती चली गई। इस तरह करके इनके समर्थन में सुमनर थे, मैकगूगर थे, फैबरो थे। उसके बाद से इनकी आलोचना में भी एक वैज्ञानिक आ गए हैं, जिनका नाम था बीजमान। बीजमान नामक वैज्ञानिक, बीजमान, इन्होंने लेमार्क के उपार्जित लक्षणों की वंशागत के सिद्धांत को खूब आलोचित किए, कहे कि इनका सिद्धांत जो है सही नहीं है, क्योंकि अगर इनका सिद्धांत सही होता तो अवधियों कालों से महिलाओं में नाक कान छेदने की प्रथा चली आ रही है। आज तक कोई महिला ऐसा नहीं है जिनकी बच्ची जो है नाक कान छेदा पैदा हुई। काफी समय से पुरुष में दाढ़ी मूछ बनवाने की जो है प्रथा चली आ रही है। कोई ऐसा पुरुष नहीं है जिसमें दाढ़ी मूछ न हो, सब में रहता है। अगर इनके जो है सिद्धांत सही है होता तो पहलवान के बच्चे पहलवान हो जाते, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर होते, किसान के बच्चे किसान होते, लोहार के बच्चे लोहार होते, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने एक प्रयोग करके दिखाया। उन्होंने 2 चूहे के लिए, एक नर और एक मादा, दोनों चूहे के छोटे बच्चे थे और उनके जो है पूंछ को काट दिए और उनको पालन पोषण किए। युवावस्था में आए, उनमें मैथुन क्रिया कराए, फिर से अगली पीढ़ी में जो बच्चे पैदा हुए उनके भी पूंछ काट दिए, फिर से उनके जो पालन पोषण किए, उनके जो है युवावस्था में आए तो उनको मैथुन कराकर बच्चे पैदा। ऐसे उन्होंने 20 से 22 पीढ़ियों तक किए। हर पीढ़ी में जो बच्चे जन्म लेते उनके पीढ़ी पूंछ को काट देते थे। और लास्ट पीढ़ी में देखे कि इनके कोई ऐसा चूहा नहीं जन्म लिया कि जिसमें पूंछ न हो, सब में पूंछ था। पूंछ तो समाप्त होने की बात ही छोड़िए, उसकी लंबाई में थोड़ा कमी भी नहीं हुआ। इस प्रकार इन्होंने उदाहरण देकर बीजमान ने लेमार्क के सिद्धांतों का आलोचना की। उसके बाद बीजमान ने बताए कि जनन द्रव्य के निरंतरता का सिद्धांत दिए, अर्थात जर्म प्लाज्म थ्योरी दिए। और उन्होंने कहे कि जीवों के जीन में जो परिवर्तन होता है वही परिवर्तन उनके पीढ़ी में अगला लक्षण हो जाता है। उसके बाद से लेमार्क ने बीजमान की आलोचना को पुनः अध्ययन किए। अध्ययन करने के बाद से वो अपने उपार्जित लक्षण की वंशागत के सिद्धांत को पुनः दूसरे रूप में दिए, थोड़ा सा परिवर्तन किए कि जो चारों हमारे बिंदु में जो परिवर्तन होता है उसमें जो जीन में परिवर्तन होता है वही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। इसे 9 लेमार्कवाद नाम दिए। इसके बाद से दूसरा सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत आपको हम बता रहे हैं, डार्विनवाद। डार्विन एक प्राकृतिक वैज्ञानिक थे और इनका जैव विकास सिद्धांत सबसे प्रसिद्ध मशहूर था। एक साल नीट में पूछा था कि जैव विकास सिद्धांत का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत कौन रहा है, तो डार्विनवाद। डार्विनवाद के बारे में ब्रिटिश के रहने वाले थे, शुरू से ही प्रकृति में बड़ा दिलचस्पी रखते थे। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के बीगल नामक जहाज से विश्व सर्वेक्षण किए और विश्व सर्वेक्षण करने के बाद 5 साल दिन तक सर्वेक्षण किए थे।
करने के बाद वहाँ से तमाम जीव जंतुओं को लिए, उनके जीवाश्म के लिए, पत्थरों के लिए, और आकर टी.आर. माल्थस के जनसंख्या के लेख से प्रभावित होकर इन्होंने, बैलस के लेख से प्रभावित होकर इन्होंने क्या किए कि अब जम गए और प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किए। प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत निम्न बिंदुओं पर आधारित है। पहले उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की अपार क्षमता होती है। उदाहरण दिए थे कि एक मादा स्केरिसम ने जीवन काल में 2 से 2.5 करोड़ अंडे दे देती है। अगर इनके सभी अंडे सर्वाइव हो जाते तो पृथ्वी पर उन्हीं का राज होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रकृति कुछ ही को चयन करती है, शेष को मार देती है। इसी प्रकार एक हथनी अपने 30 से 90 साल की अवस्था में 6 बच्चे देती है। इनके सभी बच्चे अगर सर्वाइव करते, जीवित रहते, तो आज हाथियों की संख्या कम नहीं होता, लेकिन प्रकृति सबका चयन नहीं करता। तो इन्होंने दूसरा क्या दिए थे, जीवन संघर्ष। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जंतु अपने रहन सहन, खाने के लिए, रहने के लिए, प्रजनन के लिए आपस में संघर्ष करते हैं। जो इसमें प्रबल होता है वह बच जाता है, जो दुर्बल होता है वो समाप्त हो जाता है। प्रकृति प्रबल को ही चयन करती है, दुर्बल को छोड़ देती है। तीसरा, योग्यतम उत्तरजीविता। प्रकृति उसी को योग्य मानती है जो प्रकृति के अनुसार वो अनुकूलित हो जाता है, जो इनके अनुसार प्रबल होता है। ये डार्विन का जो है सिद्धांत है। डार्विन ने अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में लिखकर और प्रकाशित किए, और सब लोग इनके बातों को माने, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद से तीसरा, उत्परिवर्तनवाद। जीव में या पौधों में या जंतु जिसमें भी आकस्मिक जीन में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। आप लोग देखते हैं कि हम लोग धान की खेती शुरू हुए हैं और उसमें कुछ जो है धान के पौधे लंबा हो जाता है, अधिकांश सामान्य होते हैं, कुछ जो है लंबा हो जाता है। जो लंबा हो जाता है तो वह गुण जो अगले पीढ़ी में भी लंबापन का